सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा को लेकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में एक दिन आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। बस अपनी मेहनत को ईमानदारी पूर्वक परीक्षा तक जारी रखना है, अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। ठीक है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में। मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 39 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय का सदुपयोग करें और नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अमीर खुसरो के गुरु थे, कौन थे? तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन, जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। इनका पूरा नाम निजामुद्दीन औलिया था और ये एक सूफी संत थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में सितार और तबले का प्रारंभ किया था किसने? खलीक बारी ने, अमीर खुसरो ने, खुसरो शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, हिंदवी भाषा के प्रसिद्ध रचना कुतुब शतक 15वीं सदी के निम्नांकित बिंदु पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। विकल्प एक है, कुतुब शतक में जिस भाषा को अपनाया गया है वही दक्षिण भारत की रियासतों में पहुंचकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई है। दूसरा है, कुतुब शतक के संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं। कुतुब शतक में हिंदवी के साथ हिंदवी भाषा का स्पष्ट उल्लेख है। अब विकल्प है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही, 1 और 3 सही, केवल 3 सही, केवल 1, 2, 3 सही। तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 सही, यानी सभी सही। अगला प्रश्न है, आचार्य गुलेरी के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसमें भी 4 कूट दिया हुआ है, इसमें से आपको सही उत्तर देना है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी के मौलिक विचारों का खजाना है। गुलेरी जी ने अपभ्रंश के 2 रूप, पुरानी अपभ्रंश तथा उत्तरकालीन अपभ्रंश बताया है। गुलेरी जी ने मूलाधार से निकली नहर माना है, मूलाधार नहीं। गुलेरी जी के अनुसार पुरानी हिंदी अपभ्रंश से भिन्न है। बताइए इसका सही उत्तर। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। ठीक है। फिर है, मैथिली के प्रमुख साहित्यकारों में सम्मिलित हैं। बताइए, गोविंद दास, रंजीत लाल, हरिमोहन झा। विकल्प ए 1 और 2 दोनों, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3। बताइए इसका सही उत्तर। जी, बहुत सुंदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी इनमें से सभी। हड़प्पा द्वारा रचित दोहा कोश में निम्नांकित में से किसका विरोध किया गया है? पाखंड का, आडंबर का, जादू का, ए और बी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ए और बी का। पाखंड और आडंबर का विरोध किया गया है। सवर्पा की रचना निम्नांकित में से क्या है? दोहा कोश, चर्यापद, सर्वाकाचार, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चर्यापद। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने, पाणिनि, सरलप्पा ने और नागार्जुन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पतंजलि ने। बालकृष्ण भट्ट के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। बालकृष्ण भट्ट अच्छे निबंधकार थे। अच्छे हिंदी का निबंध साहित्य भट्ट के बिना अधूरा माना जाता है। फिर है, भट्ट शुद्ध हिंदी के पक्षधर थे। भट्ट जी ने अपने लेखन में हिंदी को गौरव दिलाया है। तो बताइए इसका सही उत्तर। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के निम्नांकित में से कौन से साहित्यकार पश्चिमी
हिंदी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे? गोपाल राम, बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। इसका सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लल्लू जी लाल किस कॉलेज के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को कब बंद कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कब बंद कर दिया गया पूछा है। तो बंद तो ऐसे 1854 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1802 ईस्वी में इसे खोला गया था। तो शुरुआत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1854। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को कब बंद कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1854, विकल्प बी। ठीक है, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है, भारतेंदु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा मराठी उपन्यास का खड़ी बोली में अनुवाद है। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण प्रसाद की सांस्कृतिक हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। उनकी रचनाओं में सभी तरह की शैलियों का प्रयोग मिलता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईसाई मिशनरियों ने भारतीय साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु की रचना आम जनों को देश प्रेम और देशभक्ति को दर्शाता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। फिर है अगला प्रश्न, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में 30 मई 1826 ईस्वी को। 30 मई 1826 ईस्वी को, इससे भी आपको याद रखना है। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा कहते हैं, है ना। अशोक के समय में राजभाषा थी, क्या थी? पाली। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के प्राप्त पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय पाली राजभाषा थी, प्राकृत राजभाषा थी, हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी, मेवाती राजभाषा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कब उठी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब उठी बताइए? राष्ट्र चेतना के विकास के साथ, यानी विकल्प डी। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। बहुत ही सरल प्रश्न था। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, केवल हिंदी में किया जाएगा, केवल अंग्रेजी में किया जाएगा, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा? बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? बताइए। जी बहुत सुंदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा, है ना। समय आपके पास बहुत कम है। किसी की परीक्षा 22 को है, किसी को 23 को, किसी को 24 को। आपकी परीक्षा कब है आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और अपनी तैयारी को और मजबूती से करें, क्योंकि समय कम है। जितना हो सके आप मॉडल प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। अभी
विस्तृत पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 343, अनुच्छेद 343। 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। आगत, तत्सम, तद्भव, देशज। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आगत। संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा राजभाषा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया। संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बताइए इसका सही उत्तर। जी बिल्कुल सही, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। बहुत सुंदर, सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 25 अप्रैल व 7 मई 1960 ईस्वी को, 13 अप्रैल व 3 मई 1961 ईस्वी को, 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी को, है ना। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1967, यानी विकल्प डी। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं कौन से हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए क, ख और ग, जिसे ए, बी और सी भी कहा जा सकता है, या अ, ब, स आप कह सकते हैं। तो अधिकतर क, ख, ग ही मान्य है, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली निम्नलिखित में से किस वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप दीजिए। जी बिल्कुल, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क वर्ग। ख वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली आदि। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आदि। दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ आदि। बताइए ख वर्ग के क्षेत्र कौन से आते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ राशि राज्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ग क्षेत्र। तो हम लोगों ने क वर्ग को जाना, ख वर्ग को जाना और ग वर्ग को जाना प्रश्नों के माध्यम से। आप ध्यान देंगे और सभी को कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1966 ईस्वी, यानी विकल्प ए। नरेंद्र देव समिति के अनुसार अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह चंद्रबिंदु प्रयुक्त किया जाए, अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य का प्रयोग किया जाए, पंचमाक्षर का आधार रूप लिखा जाए, अनुस्वार का प्रयोग ही न किया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य का प्रयोग किया जाए, है ना। अगला प्रश्न है, क और फ से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए हलंत लगा देते हैं, सिरोरेखा हटा देते हैं, खड़ी लकीर हटा देते हैं, वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही, वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी मानक नहीं है? बंद, राज्य, अंत, उच्छ्वास, यानी मानक नहीं है मतलब सही नहीं है। बताइए। जी बिल्कुल, बंद ऐसा माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरदेव वाहरी ने हरियाणा की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे माना है? कृष्ण का रथ, हरियाली, अहिर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अहिर। बांगरों को खड़ी बोली की ही उपबोली किसने माना है? किसने माना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। का बोली का नामकरण किस गांव के आधार पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसठा। निम्नलिखित में से किस बोली का साहित्यिक रूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणवी। द्वितीय व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं किसमें? हरियाणवी में।
ब्रज और कन्नौजी की सहोदरा है जयपुरी, बांगरू, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बुंदेली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रांची तथा पलामू क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भोजपुरी बोलने वालों की बड़ी संख्या विद्यमान है। झारखंड राज्य में प्रचलित भोजपुरी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों सही है ना। अगला प्रश्न है, पुहिल पुथी, दूसरी पुथी और तीसरी पुथी नामक ग्रंथ किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा रेवरेंड कैनन ने लिखी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड से संबंधित है। झारखंड में मुंडा द्रविड़ भाषा समूह की कितनी बोलियां झारखंड में प्रचलित है? 2 दर्जन, 1 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 2 दर्जन यानी 24, है ना। खड़िया कथा साहित्य का उत्तम नमूना किसे कहा जाता है? नैरथवा बेहा, द खड़ियाज, भीरराम सोलंकी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नैरथवा बिहा। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संथाली भाषा में न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट के कई अनुवाद हुए। न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ए और बी दोनों। बताइए इसका सही उत्तर। विकल्प सी, दोनों सही है। देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर देने होंगे संबंधित राज्य की राजभाषा में, इच्छानुसार किसी भी भारतीय भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी में। मुंडारी में सर्वप्रथम किसका संकलन हुआ? लोकगीतों का, नाटकों का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लोकगीतों का। नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? बैद्यनाथ को, खड़गधर सिंह को, नैनीराम को, रघुनाथ निरेपति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रघुनाथ निरेपति को। दल दमयंती कथा के रचनाकार हैं व्यास कवि, जयेंदु, उस्मान, याग्निक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, व्यास कवि। पद्मिनी चरित के रचनाकार हैं कौन है? बताइए। लालचंद, विकल्प ए। बहुत सुंदर। मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, उस्मान, गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। चित्रावली के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान। प्रथम सूफी रचना चंद्रयान के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास। और बीजक के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर। तो बीजक के रचनाकार कबीरदास है ना। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? बताइए सही उत्तर। नाभादास। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? बताइए इसका सही उत्तर। जी, नाभादास। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कल्लोल कवि। गीतावली के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। जी बिल्कुल, गीतावली का तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, याद रखेंगे। दोहावली के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोहावली के रचनाकार कौन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। आप लोग सोचते होंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर तुलसीदास ही क्यों हो रहा है। तो इसी के आधार पर आपके सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, आपकी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्न लगातार लेकर आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती मंगल के रचनाकार कौन है? बताइए इसका उत्तर। तुलसीदास। दीप शिखा के रचयिता का नाम कौन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। मधुशाला के रचयिता का नाम है क्या है? हरिवंश राय बच्चन, माफ़ कीजिएगा। फिर है, मधु कलश के रचयिता का नाम है, बताइए क्या है?
हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला के रचयिता हैं, मधुबाला के रचयिता कौन है बताइए जल्दी। हरिवंश राय बच्चन, बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। निशा निमंत्रण के रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। मिलन यामिनी के रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आपको सरल प्रश्न भले ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर 150 प्रश्नों में 120 भी पार कर जाते हैं तब आपकी तैयारी अच्छी है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहें। आपके पास जितने समय है पूरा मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी के रचनाकार का नाम है क्या है बताइए। नरेश शर्मा, बहुत सुंदर। आरती और अंगारे के रचनाकार का नाम है हरिवंश राय बच्चन। उर्वशी के रचनाकार हैं कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में सन्यासी नाटक के रचयिता हैं कौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र। निम्नलिखित में सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं कौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र। राक्षस का मंदिर नाटक के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। निम्नलिखित में कोणार्क नाटक के रचयिता हैं कौन है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर। फिर है निम्नलिखित में जय पराजय नाटक के रचयिता हैं कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क। आप प्रश्न संख्या देकर उसका उत्तर बताएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नाटक के रचयिता हैं कौन है बताइए, उपेंद्र नाथ अस्क। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। निम्नलिखित में अंधा युग नाटक के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, आप सभी को पता होगा। आषाढ़ का एक दिन जो कि आपके सिलेबस में है, नाटक के रचयिता हैं कौन, मोहन राकेश। लहरों का राजहंस नाटक के रचयिता हैं कौन है, लहरों के राजहंस के नाटक के रचयिता कौन है बताइए, मोहन राकेश, विकल्प डी। निम्नलिखित में आधे अधूरे नाटक के रचयिता हैं कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। वोल्गा से गंगा तक उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध, नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, विकल्प ए। वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं कौन है, रांगे राघव जी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक हैं कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। निम्नलिखित में महिला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में बलचनामा उपन्यास के लेखक हैं कौन है, नागार्जुन। निम्नलिखित में परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में कितने चौराहे उपन्यास के लेखक हैं कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में सारा आकाश उपन्यास के लेखक हैं कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। कबीर के समय कौन सा क्षेत्र संस्कृति का केंद्र था बताइए इसका उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वाराणसी। कबीर अपने जीवन में किसकी सेवा करना चाहते हैं, समाज की, संत की, धर्म की, प्राणियों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, समाज की। कबीर के शब्द और साखियों में कौन सी भाव का चित्रण किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहस्यवादी भाव का। कबीर अपने रचनाओं को करते थे, क्या करते थे, गाया करते थे, मंत्रों की तरह पढ़ा करते थे, और भी दोनों भाषा का तार्किक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गाया करते थे। मंत्रों की तरह पढ़ा करते थे, पढ़ा तो होगा नहीं क्योंकि वो अनपढ़ थे, है ना। अगला प्रश्न है, हे उद्धव, इस कार्य के लिए तुम तुरंत जाओ और उन्हें बतला देना कि बिना निर्गुण ब्रह्मोपासना के सांसारिक मुक्ति संभव नहीं है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्री कृष्ण के द्वारा। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताएं कि कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय
कौन सी बातें विशेष रूप से कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति से खुलकर मिले, गोपियों को कृष्ण वेश में देखकर चौंके नहीं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। भ्रमर गीत के 15वें पद के अनुसार बताएं कि उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा अनुभव हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल से बिछुड़ी मछली को पुनः जल प्राप्त होने के जैसा अनुभव हुआ, महसूस हुआ, है ना। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के 171वें पद में गोपियाँ कृष्ण वियोग में गायों के बारे में क्या कहती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत दुखी हैं, बहुत दुबली हो गई हैं, उनकी आंखों में हमेशा आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड में करी के हरि कपि कोल कुरंगा का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें विचलित नहीं होना है, विकल्प बी सही हो जाएगा, हाथी, सिंह, बंदर, सूकर और हिरण। तुलसीदास के अयोध्या कांड के प्रारंभ में किसकी वंदना है? बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव और राम की, है ना। कवितावली को किसके अनुभव से मुक्तकों की श्रेणी में रख दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंधकीयता। अब एक ही उपाय शेष है, भगवती को तुष्ट करने के लिए 108 नीलकमलों से अर्चना कीजिए। पृथ्वी पर केवल देवीदा में ही यह देव दुर्लभ पुष्प मिलता है। उपरोक्त कथन सुनकर निम्न में से कौन देवीदा के लिए चल पड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्न था, हनुमान जी चल गए, है ना। निराला की कविता है प्रेरक, मूल, राष्ट्रीयता, पौराणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरक, शिक्षा प्रदान करने वाली। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में किससे भिन्न कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115, श्रद्धा किस भावना का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वासमयी, विकल्प सी। रामायणी पाठ के आधार पर मनु मन का रूपक है और उसके दो पक्ष हैं। श्रद्धा हृदय या भाव पक्ष की प्रतीक है। मनु किससे कहता है कि इस सृष्टि में पृथ्वी और आकाश के बीच जीवन का रहस्य लिए निरुद्धे भटक रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए श्रद्धा। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कैसी भूमि की रचना की है? मिथक, व्यक्तिक, भौतिक, सामंजस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 119, दिनकर ने नए मानव मूल्य की स्थापना किस रचना के द्वारा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कुरुक्षेत्र। भीष्म युद्ध को किस धर्म के रूप में सृष्टि करते हैं? बताइए इसका सही उत्तर। जी बिल्कुल सही, प्रकृति के रूप में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मगिलानी की वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम सर्ग। निम्नलिखित में से कौन भारत दुर्दशा में प्रतीक पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भाग्य, आलस्य और भारत दुर्देव, यानी उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर भारत दुर्देव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया? आलस्य को, अंधकार को, आशा को और मदिरा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार को बुलाया। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर अंतिम अंक में आत्महत्या कौन कर लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भाग्य। मालव पर विदेशी आक्रमण के समय स्कंदगुप्त कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। स्कंदर में। कहाँ थे मतलब पूछा गया, फिर से एक बार प्रश्न को देखिए। मालव पर विदेशी आक्रमण के समय स्कंदगुप्त कहाँ थे, है ना, कहाँ थे? तो स्कंधार में थे। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षकालीन किस समस्या से परिचित करना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। आषाढ़ का एक दिन को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कब पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब पुरस्कार मिला? सन 1959 ईस्वी को। लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1958 को, आप याद रखेंगे।
1959 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुसा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार की घास है। आषाढ़ के एक दिन पाठ के आधार पर 3 अंक के अनुसार कमरे में कौन कौन लगे थे? मल्लिका, शिशु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल शिशु। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। गोदान उपन्यास के आधार पर प्रेम को भौतिक वस्तु कौन मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास के आधार पर गोबर धनिया से लड़ झगड़ कर झुनिया के साथ कहाँ चला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। गोदान के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं? सरल, लघु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, सरल और लघु। गोदान उपन्यास के आधार पर उत्तर भारत के कृषक समाज का प्रतिनिधि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हौरी, विकल्प सी। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और किसका इस्तेमाल किया? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शिल्प और भाषा का इस्तेमाल किया है ना। महिला आंचल पाठ के आधार पर मठ का चेला कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामदास। महिला आंचल के कौन से परिच्छेद के मध्य पुरुष कथा प्रस्तुत करने का सुंदर वर्णन किया गया है? महिला आंचल के कौन से परिच्छेद में मध्य पुरुष कथा प्रस्तुत करने का सुंदर वर्णन किया गया है? बताइए इसका सही उत्तर। 29वें परिच्छेद में। महिला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मई 1921 ईस्वी को। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उन मनहूस घड़ी को कोसने लगा। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, झांकी, जो कि मानसरोवर भाग 1 की कहानी है, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। चिड़िया का पर खोलकर यह चिड़िया का पर नहीं, चिड़िया का पैर खोलकर यह आशा करना है कि वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी, यह भ्रम है। यह कथन किस कहानीकार से ली गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कायर से ली गई है। अंत में मुझे ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आखिरी हीला। अलग पाठ के आधार पर भोला महतो किसकी चिंता में चल बसे थे? अलग पाठ को अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं पढ़ें तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, एक बार जाके अवश्य पढ़ें। रघु, गाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अलग पाठ के आधार पर भोला महतो किसकी चिंता में चल बसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय की चिंता में। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है चिमटा। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर फूलमती की बेटी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुद। आप सोचते होंगे कि सभी प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वहाँ पर आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न सरल रहेंगे और सरल होते हुए भी आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए आप रिवीजन करते रहें। समय कम है, किसी प्रश्न को हल्के में ना ले। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था, उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिले हों। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शिकार से। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव के किस आदर्श माधुर्य को देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव लीला को। कविता क्या है निबंध के अनुसार यूरोपीय साहित्य मीमांसा में किसे अत्यधिक प्रधानता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कल्पना को, विकल्प ए। व्यंग्यपूर्ण समीक्षात्मक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा और डॉक्टर रांगे राघव। शांति कहानी के आधार पर
गोपा की बेटी का क्या नाम था? सुन्नी, मुनिया, ए अरबी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, शांति कहानी के आधार पर गोपा की बेटी का नाम सुन्नी था, जिसे सुनीता भी कहा जाता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखें, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इम्पोर्टेंट थे। यही समझकर यह वीडियो बनाया गया और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और इस वीडियो से आपके परीक्षा में बहुत प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ।